वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, यानी कि इसमें जो ये पोर्शन है वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र के पोर्शन में ये जो चीजें हैं वैद्युत फ्लक्स है तथा गॉस का प्रमेय है। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है और गॉस का प्रमेय, और गॉस के प्रमेय के पास क्या पढ़े जाएंगे, इसमें अनुप्रयोग पढ़े जाएंगे। तो अब वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले एक चीज समझनी होती है जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है आने वाले अगले डेरिवेशन में। तो क्या समझना होता है, क्षेत्रफल सदिश समझना होता है। सपोज करोगे तुम्हारे पास क्या है, ये समतल है, यानी समतल मतलब कि एक समतल ये क्या है, क्षेत्रफल है, यानी कि एक तुमने चक्ति से लिया और उसका क्या बना दिया, ये क्षेत्रफल बना दिया है, जो कि कितना है, कैपिटल ए है। तो इस क्षेत्रफल पर क्या होता है, जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होता है। ये क्या होता है, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के क्या होता है, अनुदिश होता है। और इसी पे क्या लिया जाता है, साथ में यूनिट वेक्टर एन लिया जाता है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाता है यूनिट वेक्टर एन इंटू ए। तो अगर हमें एक लाइन की परिभाषा लिखनी हो कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, क्या क्या बतानी है, किसकी परिभाषा, क्षेत्रफल सदिश की। क्षेत्रफल मतलब, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं बताओ जल्दी से, याद है किसी को, क्या हो जाएगा ये, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, क्या कहोगे परिभाषा, कि किसी समतलीय क्षेत्रफल, किसी समतलीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होता है। क्या होता है ये, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होता है। यानी कि क्षेत्रफलीय सदिश क्या होता है, किसी समतलीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफलीय सदिश उस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होता है। यानी कि हमने क्या खींचा है, बाहर की ओर एक अभिलंब खींचा है और उसी पे क्या आता है, ये क्षेत्रफल सदिश हो जाता है। यानी कि ये जो वेक्टर ए है ये क्या है, ये तल है, इस पर क्या खींच दिया हमने, बाहर की ओर क्या खींच दिया है, एक सदिश खींच दिया है। ये क्या होता है, पृष्ठ के सदैव क्या बताया जाता है, ये अभिलंबत बताया जाता है। और इसे कोई हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफलीय सदिश कहते हैं, क्योंकि इसका यूज होने वाला है आगे। हमें क्षेत्रफल अभी भी लेना पड़ेगा, क्षेत्रफल भी लेना पड़ेगा, उस पर वेक्टर क्षेत्रफल लेना पड़ेगा या सदिश क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो कई जगह इसका यूज होना है, इसलिए इसका समझना बहुत जरूरी है। तो एक लाइन की डेफिनेशन है, इसे लिख लो और ये वाला क्या करना है, चित्र बनाना है। लिखो जल्दी से, हेडिंग डालिए क्षेत्रफल सदिश। लिखो, किसी समतलीय क्षेत्रफल, किसी समतलीय क्षेत्रफल कैपिटल ए पर किसी समतलीय क्षेत्रफल कैपिटल ए पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब को, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ए के ऊपर क्या लगा दोगे, एरो लगा दोगे। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसमें ये चित्र बनाना है, एक समतल बनाना है जिसका क्षेत्रफल कितना ए है, और ये क्या है, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के क्या बताया गया है, अनुदिश बताया गया है, जिसका मान कितना होता है, यूनिट वेक्टर एन इंटू ए हो जाता है। तो इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना चित्र तुम्हें बनाना है। इसके बाद है
नेक्स्ट हेडिंग, घन कोण। सॉलिड एंगल, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, घन कोण सॉलिड एंगल। सपोज करोगे हमारे पास क्या है, एक ठोस स्फेयर है, स्फेयर मतलब एक गोला है ठोस, और हमें उसमें क्या बनाना है, एक शेप बनानी है, कैसी, कोन के जैसी। कैसी, कोन सॉफ्टी खाते हो, वही जो खाली कोन है, ऐसी ही क्या बनानी है, हमें एक शेप बनानी है। अब ठोस गोले में तो बन नहीं सकती, तो क्या करना है, एक ठोस गोले की जगह ले लो एक क्या, एक आलू ले लो, थोड़ा सा गोल सा मोटा सा आलू ले लो, और उसमें एक शेप बना दो। कैसी शेप बनानी है, इस कोन के साइज की, जैसे कि तुम्हें दिखाई दे रही है। तो जब वो कोन की शेप बनेगी तो वो सारी की सारी शेप कहाँ पहुंचेगी, एक पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पे जाके मिलेगी। तो चारों तरफ से क्या खींच दोगे, इसके लाइंस खींच दोगे, ऊपर वाले से भी, नीचे वाले से भी, साइडों से सारी की सारी लाइन। तो सबको सबका बना देगा, ये एक एरिया बन जाएगा। मान लो जो शेप बनी है उसमें क्या बनाओगे, यहाँ जैसे यहाँ बना रखा है, ये क्या हुआ, ये बनेगा। और इसी को क्या कहते हैं हम, एंगल। जनरली तुम्हें एंगल क्या पता है, एक लाइन ही खींचो, एक लाइन ही खींचो, क्या बन गया, एंगल बन गया। लेकिन ये एक लाइन से नहीं बन रहा है, जो कोन की शेप हो रही है, तो नीचे का जो हिस्सा होगा वो कौन सा वाला, गोल वाला, भाई क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहलाते हैं। मतलब किसी गोले के, किसी गोले के, ये क्या है, पूरा का पूरा गोला है, किसी गोले के गोलीय भाग द्वारा, किसी गोले के गोलीय भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है इसकी, स्मॉल आर है, तो डी ओमेगा बराबर हो जाता है डी ए अपॉन कितना, आर स्क्वायर हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो हेडिंग डाल दिया सबने घन कोण की, लिखो घन कोण की डेफिनेशन लिखिए, किसी गोले के गोलीय भाग द्वारा, किसी गोले के गोलीय भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को, गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये समझने के लिए है, एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि जब गॉस की प्रमेय का तुम प्रूफ करोगे तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एग्जाम में जो टॉपिक बताए हैं ये नहीं आते हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन्हें क्या करना है, तुम्हें आने वाले डेरिवेशन में इनका यूज करना होता है। तो इसलिए इन्हें क्या करोगे, समझोगे। तो ये चित्र बना देना है, और नहीं बन रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, एग्जाम में नहीं आता है। सिर्फ ये लिख लो, क्या लिख दोगे, घन कोण।
बराबर कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और घनकोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, RADIAN, या शॉर्ट में SR हो जाता है इसे। तो इसे नोट करो जल्दी। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है जो कि किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या से मापा जाता है। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है। क्या है, ये क्या है, कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, और इससे क्या गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो कैसे गुजरी हैं वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा यहां से आई, यहां निकल गई, यहां से भी थी, यहां निकल रही है। एक वैद्युत बल रेखा ये है, यहां से निकली, यहां से एंटर करी, यहां से निकल गई, यहां से एंटर करी और यहां से निकल गई, इस तरीके से। तो ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं, ये स्केल लगा के खींच रही है। एक ही रेखा ये यहां से इसमें एंटर हो रही है और यहां से क्या, ये मान लो ये पृष्ठ है, यहां से एंटर हुई और इस तरीके से क्या निकल गई है, बाहर की ओर को निकल गई। तो जितनी इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वही क्या होता है, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम होता है। इस चित्र को दूसरे तरीके से ही बना सकते हो, ऐसे ले लो इसे, थोड़ा सा तिरछा करके बना सकते हो। तो ये वैद्युत बल रेखाएं कहां से जाएंगी, यहां से जाएंगी, यहां निकलेंगी, नीचे से जाएंगी और कहां निकल जाएंगी, ऊपर की ओर को। यहां से जा रही हैं, यहां निकल रही हैं, यहां से जा रही हैं और यहां निकल रही हैं। यानी कि नीचे से क्या, ये पृष्ठ इस तरीके से, और इसमें वैद्युत बल रेखाएं यहां से जा रही हैं और यहां को निकल रही हैं। तो क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, किसी पृष्ठ से जितनी भी क्या गुजरती हैं, वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उसी को क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसकी क्या लिखनी है हमें, परिभाषा। तो परिभाषा क्या बनेगी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप होता है कौन, वैद्युत फ्लक्स। तो लिखना शुरू करो जल्दी से डेफिनेशन। वैद्युत फ्लक्स हेडिंग डालो और लिखो, देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बनाना है, उसके सफिक्स में ई लिख देना है। इसे सामने लिखा हुआ है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम में आती है केवल डेफिनेशन तो यहां तक ही लिखकर आनी है, इसके आगे डेफिनेशन नहीं लिखनी है। ये तुम्हारी एक नंबर की डेफिनेशन खत्म हो गई है। अब जो डेरिवेशन होंगे उन डेरिवेशन में बहुत सारी चीजों का यूज होता है, जैसे क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो उन सब के बारे में बताया जाएगा, तो वो लिखना है। अब इसमें लिखना शुरू करो। लिखिए, माना किसी असमान वैद्युत क्षेत्र, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, माना किसी असमान वैद्युत क्षेत्र, माना किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ,
में कोई काल्पनिक पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए स्थित है, कोई काल्पनिक पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए स्थित है, काल्पनिक पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए स्थित है, जिस पर कोई क्षेत्रफल अवयव दिए है, क्षेत्रफल अवयव दिए हैं तथा इस पर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए तथा इस पर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए बाहर की ओर खींचे गए तथा इस पर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी ए, और डी ए के ऊपर क्या लगा दोगे, एरो लगा दोगे। क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी ए, केवल ए के ऊपर लगाना है, क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी ए के ऊपर लगाएंगे, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है तब। बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है तब। चित्र के लिए 7-8 लाइनें खींच देंगे। देखो किस तरीके से बताया गया है। माना किसी असमान वैद्युत क्षेत्र, देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र तुम्हें पहले ही बता रखा है, जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर स्थित होती है तो वो क्या कहलाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है, असमान है। देखो यहाँ क्या है, गैप कम है, यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ फिर इसी तरीके से बदलता हुआ है, यहाँ गैप कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा हो गया, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम। तो ये क्या है, असमान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई पृष्ठ क्षेत्रफल कितना स्थित है, कैपिटल ए स्थित है। यानी कि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। अब हमने क्या मान लिया कि इस पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल अवयव कितना है, डी ए है। क्षेत्रफल अवयव कितना, डी ए, जिस पर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी ए बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। जो कि तुम्हें भी बताया था, क्या बताया था कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसे हम क्या करते हैं, हमेशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश बनाते हैं। अगर पृष्ठ ऐसे तो कहाँ होगा, इस तरीके से होगा। पृष्ठ ऐसे हो तो कहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पृष्ठ ऐसे घुमा दो तो कहाँ हो जाएगा, वो इधर की ओर हो जाएगा। हमेशा कहाँ होगा, वो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के क्या होगा, हमेशा अनुदिश ही होगा। तो हमने डीए वेक्टर कहाँ ले लिया, बाहर की ओर अनुदिश। अब ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की क्या दिखा रही है, दिशाएं बल रेखाएं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ई भी कहाँ होगा, बाहर की ओर हो जाएगा। जिसे बल रेखा है वो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्शी होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब ये कितना, ई और डी है। तो होता क्या है कि स्केलर गुणन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में। 8 लाइनें छोड़कर, 8 से 10 लाइनें छोड़ दो जिसमें ये चित्र बनाना है। उसके बाद लिखना है, 8 से 10 लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे स्केलर गुणन वेक्टर ई डॉट डी ए। इन दोनों को लिखना है, स्केलर गुणन वेक्टर ई डॉट डी ए, स्केलर गुणन वेक्टर ई डॉट डी ए। क्षेत्रफल अवयव से ई डॉट डी ए लिख दिया वाला, स्केलर गुणन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्षेत्रफल अवयव से वैद्युत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में कितना लिख देंगे,
डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। ये क्या है? क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। कितना है? डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। देखो जब क्षेत्रफल ही छोटा सा लिया है हमने, एक अवयव लिया है छोटा सा, तो जो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? वो भी छोटा ही होगा। अब हमें क्या करना है? इस संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखना है। तो इस लाइन के बाद क्या लिखोगे? कि संपूर्ण किससे? पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। किससे गुजरने वाला होता है नाम है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो एक सूक्ष्म दे रखा है, अब हमें क्या करना है? इसका विस्तार करना है। तो विस्तार करने के लिए क्या लगा दोगे? इंटीग्रेशन लगा दोगे। तो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए हुआ। देखो dx का कितना होता है? x, तो डी फाई का कितना हो जाएगा? फाई ई हो जाएगा। और पूरे का निकालना है तो लिमिट कितनी लगा देंगे हम? a लगा देंगे यहां। तो ये कितना आ जाएगा? a और वेक्टर ई डॉट डी ए। ये क्या हुआ? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब तो ये संपूर्ण की बात चल रही है। सपोज करोगे ये तो संपूर्ण है, लेकिन अब हमारे पास क्या है? एक बंद आकृति है। कैसी आकृति है? एक बंद आकृति है, यानी कि हम क्या कहेंगे? एक बंद पृष्ठ है, लाइक ए बलून। हमारे पास क्या है? एक गुब्बारा है, और जिसमें क्या है? वायु भरी हुई है। उसमें से एक तरफ से बल रेखाएं जा रही हैं और दूसरी तरफ से बल रेखाएं क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये बंद पृष्ठ हो जाएगा। तो किस तरीके से लिखेंगे? कि किसी भी किससे? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो कितना होगा? फाई ई। करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्लोज इंटीग्रेशन करना है, जिसका भी इसके बाद भी जिक्र होगा। गॉस ने जो अपनी थ्योरम दी है, जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ, वो क्या है? बंद पृष्ठों के लिए ही सत्य मानी गई है। यानी कि उसमें जो जिक्र है सिर्फ इसका है, बंद आकृतियों का ही जिक्र है। तो बंद पृष्ठ कितना हो जाएगा? ये क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए। इन्हें सबको नोट करो, ये चित्र बनाओ, और उसके बाद ये सारा का सारा तुम लिखना। इसमें लिखो छोटा सा हेडिंग, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्या लिखना है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्या बताया है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखो किस तरीके से। वैद्युत फ्लक्स तो तुम्हें पता ही है, फाई इज इक्वल टू कितना होता है? इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी। यही है। कितना है? वेक्टर ई डॉट डी ए है। ई को तो ले लो बाहर। यदि इनके बीच कोण कितना है? यदि ई व डी ए के बीच कोण कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री है। यानी कि दोनों के दोनों क्या है? एक ही दिशा में है। तो कितना हो जाएगा? फाई ई कितना हो जाएगा? ई डी ए। और कॉस कितना हो जाएगा? 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कितना बचा? ई डॉट डी ए। कितना बचा अब? ये ई डॉट डी ए। ई को तो बाहर लिख लो। यहाँ कितना आ जाएगा? ये डी ए हो जाएगा। और डी ए का कितना होगा? इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी, डी ए का कितना बचेगा? ए। और ए क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो सिर्फ कितना आ जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई ए होगा। चाहे तो इतने को तुम बीच में से स्किप कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ क्या बताया जा रहा है? मात्रक बताया जा रहा है। तो मात्रक बताने के लिए बताया है कि मात्रक कैसे कैलकुलेट होकर आएगा। यदि ई व डी ए के बीच कोण कितना है? थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री है। तो पहले तो सूत्र कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस। चाहे तो यहाँ एक लाइन बढ़ा सकते हो, कॉस कितना हो जाएगा? थीटा। और ये कितना आ जाएगा? ई डी ए। और अब कितना हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हुई? 1। सिर्फ कितना हो जाएगा? ई डॉट डी ए।
कितना बचा ई डी ए, और डी ए का कितना हो जाएगा ए, और क्षेत्रफल भी कितना दे रखा है, लिमिट ए ही दे रखी है, तो ए की जगह सिर्फ कितना रह जाएगा, ए ही रह जाएगा, यानी कुल मिला के कितना आएगा ई और ए आएगा। अब ई का मात्रक तो मैं सबको पता है कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और ए का कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो कितना होता है फाई ई का जो मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। अब इसकी क्या निकालनी है हमें, बीमा। अगर बीमा निकालनी है तो कैसे निकालोगे, क्या लिख दोगे, फाई ई की बीमा, यानी कि वैद्युत फ्लक्स की क्या निकालनी है तुम्हें, बीमा। तो बीमा न्यूटन की देखो कितनी होती है, mL/-2। पहले ही बता रखा है कि किस किस की बीमा याद करनी है, न्यूटन की बीमा अलग याद करनी है, जूल की अलग याद करनी है। न्यूटन की कितनी होती है mL/-2, और जूल की कितनी बीमा होती है mL/2T-2। इन दोनों की जरूर याद रखनी है, सब हो जाएगा। मीटर की कितनी होती है L⁻² होती है। नीचे कितना है कूलम, कूलम की कितनी होती है 80। तो कितनी बीमा आई कुल मिला के, m को तो ऐसे ही रख देंगे, L की 2 ये एक ये है, तो m की कितनी हो गई, L की हो गई 2 ये, एक ये कितनी हो गई 3, T की 2 ये है, एक ऊपर पहुंची तो माइनस कितनी होगी 3, ए भी ऊपर पहुंच के कैसा हो जाएगा -1। तो फाई ई की जो बीमा हो जाएगी वो कितनी होगी mL/T-3 और a-1, और ये 2025 में आया हुआ है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो मोस्ट टॉपिक है, परिभाषा सिर्फ शुरू की 2 लाइनें लिखनी है, क्या कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और इसकी बीमा कितनी होती है mL/T-3 a-1 होती है। केवल इतना याद करना है, ये जो सब कुछ तुम्हें बताया गया है इसका क्या करना है, यूज होना है अगले आने वाले डेरिवेशन में। तो इन्हें एक तरीके से तुम्हें याद नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है समझना है, क्योंकि इनका यूज होगा। गॉस का प्रमेय, ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। इसका टॉपिक गॉस के प्रमेय का, यानी कि इस प्रमेय को क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है, प्रूफ करना होता है, और इसके बाद गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। 4 डेरिवेशन उसमें है और एक डेरिवेशन ये है, नहीं कि कुल मिला के इस चैप्टर में 5 डेरिवेशन हो रहे हैं, पांचों के पांचों मोस्ट होते हैं। हर बार बोर्ड एग्जाम में एक ना एक डेरिवेशन जरूर आता है, तो ध्यान से समझना है कि गॉस के प्रमेय है क्या। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कि इसका कथन। तो क्या लिखोगे, लिखना शुरू करो। कैसे लिखा जाएगा, गॉस के अनुसार, और किस में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। लिखना शुरू करो जल्दी से, गॉस के अनुसार, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और लिखिए किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध कुल आवेश Q का कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है।
1/ε0 गुना होता है। दोबारा से सुनो, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 या ε0 गुना होता है। अर्थात के बाद लिख देंगे phi E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। तो ये क्या है, इसका गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट है। अब क्या करना है, हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है। तो हेडिंग डाल देंगे PROOF। क्या लिखेंगे हेडिंग? प्रूफ, यानी कि हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। अब इसमें लिखना शुरू करिए। माना किसी बंद पृष्ठ, माना किसी बंद पृष्ठ के बिंदु, माना किसी बंद पृष्ठ के बिंदु O पर प्लस Q आवेश, बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। माना किसी बंद पृष्ठ के बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई पृष्ठीय बिंदु P है। बिंदु O से कहां से? बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई पृष्ठीय बिंदु P है, कोई पृष्ठीय बिंदु P है जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव दिए है। जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव दिए है, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव दिए है तथा इस पर E व DA, तथा इस पर E व DA, वेक्टर E बनाना है और DA भी क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है। तथा इस पर वेक्टर E व वेक्टर DA के बीच कोण थीटा है, तब के बीच कोण थीटा है, तब के बीच कोण थीटा है तब। देखो ध्यान से देखो क्या बताया गया है। माना कोई पृष्ठ क्षेत्रफल के किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा एक पृष्ठ क्षेत्रफल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया क्या होता है कि एक आकृति है कैसी, आलू जैसी, और उसके मध्य में क्या लेना है, एक बिंदु लेना है। और बिंदु कौन सा है, O, उस पर क्या स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है। और उससे कोण की शेप बनाते हुए कहां ले जाओ, बिल्कुल पृष्ठ पे ले जाओ। और पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव, यानी जो तुम कोण की शेप बनाओगे उतनी ही शेप कहां बन जाएगी, ऊपर की ओर बनेगी। तो वही क्या है, क्षेत्रफल अवयव कितना है, DA है, जिस पर क्षेत्रफल अवयव DA व वेक्टर E के बीच कोण कितना है, थीटा है। लिखाने को तो 2 लाइन और लिखी जा सकती हैं, लेकिन थ्योरी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इतनी बहुत होती है कि E और DA के बीच कोण क्या है, थीटा है, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल अवयव हो रहा है थोड़ा सा तिरछा है। तो तिरछा होने की वजह से DA कहां दिखाया गया है, इधर। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां दिखाई जाती है, प्लस Q से हमेशा सीधी रेखा में दूर की ओर। तो यही तो बताया गया है कि बल रेखाएं क्या होती है, प्लस से दूर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो इसीलिए प्लस से वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां दिखाई है, सीधी दिखाई है। ध्यान रखना इस चीज का। और DA कहां दिखाया है, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, और दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा है। तो फिर से वही काम करना है जो भी सिखाया थोड़ी देर पहले कि क्षेत्रफल अवयव, पहले किसके लिए निकालेंगे हम, इस क्षेत्रफल के लिए, कि क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फिर क्या लिखोगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और इसका क्षेत्र में कितना है, कैपिटल A है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा कि क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, क्षेत्रफल अवयव की बात चल रही है, तो जब ये अवयव भी छोटा सा है तो फ्लक्स भी कितना गुजरेगा, छोटा ही गुजरेगा, नहीं उसकी मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। तो कितना लिख दोगे इसे, d phi e, और
थोड़ी देर पहले बताया है तुम्हें कितना होता है क्षेत्रफल से गुजरने वाला, ई और डी ए के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब क्या लिख दोगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखोगे अब, संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, होकर मैं इसलिए मिस करा देता हूं क्योंकि थोड़ी सी लाइन बड़ी हो जाती है, चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हो। क्या लिख दोगे, से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसका क्या लगा दोगे, इंटीग्रेशन डी फाई ई। ई कहां बनाओगे, सफिक्स में। इस तरीके से यहां क्या लगा दोगे, क्लोज इंटीग्रेशन, यहां भी कर लोगे तो कितना आ जाएगा, वेक्टर ई और डॉट डी ए। डी फाई का कितना हो जाएगा, केवल कितना बचेगा, ये फाई ई बचेगा। कितना बच जाएगा, ये फाई ई, क्योंकि डी फाई या डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, तो डी फाई का कितना हो जाएगा, फाई ई हुआ। अब इसका देखो, ई और डी ए आ चुका है और ई और डी ए के बीच कोण कितना है, थीटा है। तो हम क्या लिख देंगे इसे, कितना, ई डी ए कॉस थीटा। कितना हो चुका है। अब देखो ये क्या बिंदु और इस पे क्या रखा है, आवेश। बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या लगा देंगे, हम सूत्र लगा देंगे, और वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ क्या लग जाएगी, इसकी वैल्यू लग जाएगी। क्लोज इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है, E की वैल्यू लगा दो, कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन कितना R स्क्वायर, और साथ में कितना है डी ए कॉस थीटा। ये दे रखा है डी ए कॉस थीटा। अब कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे और क्यू को ले लेंगे बाहर, डी ए बटे कॉस थीटा आर स्क्वायर आ जाएगा अंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे बताया था, जब क्या बताया था, घन कोण बताया था, घन कोण कितना था, डी ए बटे आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये क्षेत्रफल क्या हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो इसका क्षैतिज घटक लिया जाता है, और क्षैतिज घटक में क्या आता है, कॉस थीटा आ जाता है। तो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, यानी कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये किसकी है, घन कोण की है, यानी कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, डी ओमेगा की वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है क्यू, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और किसी भी बंद आकृति के लिए, ध्यान से सुनना इस बात को, किसी भी बंद आकृति के लिए जो घन कोण होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। तो लिख देंगे कि चूंकि कितना, डी ओमेगा बराबर कितना 4 पाई, अतः कितना आ जाएगा तुम्हारे पास। अब जो ये लाइन बची है इसे नोट कर लो, कितनी होगी, अतः फाई ई कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और डी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई इज इक्वल टू कितना आया 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये क्या हो चुका है तुम्हारा, प्रूव्ड हो चुका है। तो सबसे पहले किसके लिए निकालोगे, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया। फिर किससे निकालोगे, संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ई डॉट डी आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन लग जाएगा, इसका कितना हो जाएगा फाई ई, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। करो इसे।